नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की प्रथम शहरी और नगरीय सभ्यता था, जो कि इसका पूरे कालक्रम को अगर हम देखें तो 3500 बीसी यानी 3500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक यह रहा था, परंतु यह उन्नत चरण में 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक था और इसके लंबा लगभग 600 से 800 वर्षों तक के इतिहास तक यह सभ्यता फलता फूलता रहा। और उसका अचानक पतन कैसे हो गया, इस संबंध में कई प्रकार के मत हैं और तमाम सारे विद्वान इसका कारण खोजने का प्रयास किए हैं, परंतु सभी विद्वान किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तो विभिन्न प्रकार के मत हैं, विभिन्न विद्वानों ने इसके पतन के अनेक कारण गिनाए हैं। कुछ विद्वानों ने इसे बाहरी आक्रमण द्वारा सभ्यता का समाप्त होने का बताया, तो किसी ने बाढ़ कारण बताया, किसी ने भूकंप बताया, किसी ने जलवायु परिवर्तन बताया, तो किसी ने कई अन्य कारण गिनाए हैं। परंतु एक मत यह भी है कि सभ्यता का पतन जो है, संपूर्ण सभ्यता का पतन एकाएक या अचानक ना होकर वो धीरे धीरे हुआ होगा और सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका पतन हुआ होगा, पूरी सभ्यता का पतन नहीं हुआ होगा। और यहाँ का जो मुख्य विशेषता थी व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार, तो वाणिज्य और व्यापार धीरे धीरे वो पतन की गर्त में चला गया होगा, जिसके कारण शहरी जीवन जीने वाले निवासी धीरे धीरे इन क्षेत्रों से पलायन कर गए होंगे। और कई आने वाली जो सैन्धवोत्तर काल में यानी सिंधु सभ्यता के उत्तरकालीन सभ्यताओं के रूप में हम देखते हैं, तो उसका जन्म दिया हो। तो आइए हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में एक नजर डालते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पतन के कारण हैं, लगभग 10-12 पतन के कारण विभिन्न विद्वानों ने बताया है, आशंका जाहिर किया है। तो उन कारणों को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। तो कुछ विद्वानों ने बताया कि विदेशी आक्रमण हुआ होगा और उनका इशारा आर्यों के आक्रमण को लेकर है कि आर्य का जब आगमन हुआ तो उन्हीं लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया होगा। तो ये विदेशी आक्रमण पहला हो गया। दूसरा है प्राकृतिक कारण, कि जितने भी बाढ़, भूकंप या जलधारा में परिवर्तन या नदियों का सूख जाना या जल प्लावन, तो ये जो हुए होंगे तो ये प्राकृतिक कारण में रखते हैं। और तीसरा है मानवीय कारण, यानी मानव अपनी गलती से जो भौतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया होगा या जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया होगा, जैसा कि आज हम कर रहे हैं, तो उस कारण से जो इसका असंतुलन हुआ, प्राकृतिक असंतुलन हुआ, उस कारण से सभ्यता का पतन हुआ। और चौथा जो एक मत है कि सभ्यता का पतन नहीं हुआ, ये धीरे धीरे उसकी विशेषताएं खोती चली गई, धीरे धीरे उसकी विशेषताएं खोती चली गई और दूसरी सभ्यताओं के रूप में जन्म लिया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरजीविता बाद में भी कायम रही। और अनेक प्रकार की, जैसे कि धूसर मृदभांड संस्कृति, एच कब्रिस्तान संस्कृति, गंगा जमुनी गिरिवर्णी संस्कृति, इन सभ्यताओं के रूप में सामने आए। तो इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे व्यापक रूप से। तो पहला जो मत था विदेशी आक्रमण का, तो विदेशी आक्रमण में कई विद्वान हैं, जैसे स्टुअर्ट पिगट है, मार्टिमर व्हीलर है और गॉर्डन चाइल्ड है। पिगट, व्हीलर और चाइल्ड का मानना है कि बाहर से आए आक्रमणकारियों ने और विशेषकर आर्यों ने इस सभ्यता को नुकसान पहुंचाया। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, मूल निवासी का अभी भी कंसेप्ट कुछ लोग देते हैं, तो यहाँ के जो सैंधव निवासी थे और आर्यों के बीच युद्ध हुआ होगा। चूंकि सैंधव निवासी शांति प्रिय जीवन जीते थे, इसलिए युद्ध में आर्यों के सामने टिक नहीं पाए होंगे और इस सभ्यता का आर्यों ने विनाश कर दिया। तो यह एक कारण है। परंतु बहुत सारे विद्वान इस मत पर सहमत नहीं होते हैं। खास करके रामशरण शर्मा, जो भारत के विश्वविख्यात इतिहासकार रामशरण शर्मा का मानना है कि ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं ऐसा क्यों विश्वास हुआ विद्वानों को कि आर्यों के आगमन ने इस सभ्यता को समाप्त। ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द प्रयुक्त हुआ है और इसी हरियूपिया शब्द को पिगट, मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों ने हड़प्पा के रूप में पहचाना। ऋग्वेद में जो आर्यों के सबसे प्रसिद्ध देवता थे और युद्ध के देवता थे इंद्र, तो इंद्र को पुरंदर कहा गया
और पुरंदर का अर्थ होता है कीलों को तोड़ने वाला। तो जब आर्य भारत आए थे तो उस समय चूंकि आर्यों ने आकर तो ग्रामीण सभ्यता का विकास किया, तो कौन सा किला को तोड़ा? उस समय कोई राजमहल रहा होगा, कोई किला रहा होगा, राजप्रसाद रहा होगा, तो कौन सा किला को तोड़ा है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो सैंधव नगर थे और वहां पर जो किला के रूप में संरचना दिखाई पड़ता है, तो इसी से इन विद्वानों ने यह अंदाजा लगाया कि ये किला तोड़ने वाले इंद्र, जिसको कि पुरंदर कहा गया है, तो इन्हीं किलों को तोड़ा होगा। परंतु बहुत सारे विद्वान इस मत से सहमत नहीं है, क्योंकि अगर आर्यों का आक्रमण हुआ होता और आर्यों द्वारा यहाँ के निवासियों का कत्लेआम किया गया होता तो बड़े व्यापक मात्रा में नरकंकाल मिले होते, और जो कंकाल भी थे तो उसका अंग भंग या हड्डियों पर कटे हुए निशान मिलते। ऐसा बहुत कम ही मिल रहा है, ऐसा बहुत कम कंकालों के साथ ही दिखाया गया। तो मात्र 36 नरकंकालों के आधार पर यह कर देना कि आर्यों के साथ सैंधव निवासियों का युद्ध हुआ होगा, क्योंकि सैंधव निवासी तो शांति प्रिय जीवन जीते थे, तो इसलिए यह सही नहीं होगा। विशेषकर रामशरण शर्मा जैसे इतिहासकार इस मत को बिल्कुल पूरी तरह से नकारते हैं, क्योंकि रामचरण शर्मा का मानना है कि सैंधव सभ्यता 1750 ईस्वी तक समाप्त हो गया और आर्यों का आगमन 1500 बीसी तक हुआ। सैंधव सभ्यता 1750 तक आकर बिल्कुल पतनशील अवस्था में चला गया, जबकि आर्यों का आगमन 1500 बीसी में होता है। तो लगभग 250 वर्षों का ये जो गैप है, 250 वर्षों का गैप जो है, इस आधार पर इस मत को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किया था। तो फिर हम दूसरा मत की ओर देखते हैं। दूसरा मत है प्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक कई कारण हो सकता है, बाढ़, भूकंप, जल प्लावन, नदियों के जलधारा में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। तो ये तमाम कारणों को अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना है। तो आइए उसको एक नजर देखते हैं। प्राकृतिक कारण में कई मत हैं, जैसे बाढ़ का प्रकोप। मार्शल मैके और एस.आर. राव जैसे विद्वानों का मानना है कि चूंकि सिंधु घाटी के जो प्रमुख नगर थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे और नदियों का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वहां बड़े व्यापक पैमाने पर बाढ़ आई होगी, और इस बाढ़ के कारण बार बार बाढ़ आने के कारण यहाँ के निवासी परेशान हो गए होंगे और वो धीरे धीरे उस क्षेत्र से पलायन कर देंगे। परंतु इस मत को भी इसलिए पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि नदी घाटी के किनारे जो नगर बसे हुए थे तो उसका पतन बाढ़ के कारण हो सकता है, परंतु नदी घाटी किनारे से, नदियों के किनारे से जो दूर बसे हुए शहर थे, जो नगर थे, उनका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। दूसरा है जलधारा में परिवर्तन। इस मत के समर्थक हैं जीएफ हेल्स और माधव स्वरूप वत्स। इनका मानना है कि चूंकि उद्योग प्रधान सभ्यता होने के बावजूद भी, चूंकि उद्योग भी कृषि के आधार पर ही टिका हुआ होता है, क्योंकि कृषि से ही, जो आज हम पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र कृषि, तो उद्योग क्या है, तो उसी प्राथमिक क्षेत्र पर ही डिपेंड रहता है और वहीं से कच्चा माल प्राप्त करता है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जलधारा में परिवर्तन हुआ होगा और अपने प्राचीन मार्ग को छोड़कर नए मार्ग को अपना लिया होगा, जिसके कारण कृषि व्यवस्था का विनाश हुआ हो गया हो और इस कारण से सिंधु घाटी के निवासियों को अपने जो नगर है वो छोड़ना पड़ा होगा। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि नदियों के किनारे जो नगर थे और वहां से अगर सिंधु घाटी निवासी पलायन किए तो दूसरी जगह भी जाके वो नगर ही बनाते। बाद में ग्रामीण सभ्यता का स्वरूप भारत में देखने को मिलते हैं। और दूसरी वही बात है कि नदी घाटी से जो दूर थे शहर, उसकी समाप्ति कैसे हुई, उसका पतन कैसे हुआ। तीसरा है बृहद पैमाने पर जल प्लावन। इस मत के प्रतिपादक है एम.आर. साहनी। साहनी साहब का मानना था
कि नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक विपदा या भू संचलन हुआ होगा जिसके कारण बड़े व्यापक पैमाने पर जल प्लावन हुआ होगा और सिंधु घाटी के जो भी नगर हैं वो इस जल में डूब गए होंगे। जो निवासी बच गए होंगे वो धीरे धीरे इन नगरों से पलायन कर गए। कई विद्वान भयंकर अग्निकांड को भी मानते हैं, क्योंकि कई स्थलों से जलने के और जो जलने के बाद जो अवशेष बचता है राख, उसके भी प्रमाण मिले हैं। परंतु ये एक दो शहरों की बात हो सकती है, एक साथ इतने सारे स्थलों में आग लग जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। उसके बाद मार्शल और अमेरिकी पुरातत्ववेत्ता रॉयक्स का मानना है कि भूकंप आया होगा इन क्षेत्रों में, क्योंकि ये भूकंप प्रोन जोन है, सिस्मिक जोन में आता है और भूकंप आया होगा और भूकंप के कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया होगा, जिसके कारण बड़ी मात्रा में जल एकत्र हुआ होगा और पूरा जो क्षेत्र है वो जल थल हो गया होगा। इस कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। उसके बाद केवीआर केनेडी जैसे लोगों का मानना है कि महामारी आया होगा, पेंडेमिक, या प्लेग के रूप में हो सकता है, मलेरिया के रूप में हो सकता है, और इस महामारी में अधिकांश जनसंख्या की मौत हो गई होगी। आज कोरोना में हम देख ही रहे हैं कि अगर कोरोना महामारी में अगर उचित इलाज और लोगों के बीच जागरूकता नहीं होता तो फिर काफी मौतें हो भी रही है। तो यहां भी इस प्रकार से हुआ होगा और बाकी लोग जो बच गए होंगे वो इस क्षेत्र को छोड़कर पलायन कर गए होंगे। तो ये प्राकृतिक कारण थे, परंतु इन कारणों को भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण मान लेना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। तो आइए हम मानवीय कारण पर चलते हैं। फेयर सर्विस जैसे कई इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जनसंख्या थी वो लगातार बढ़ रही थी और इन जनसंख्याओं पर कंट्रोल नहीं होने के कारण ही क्या हुआ कि भौतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव हुआ और उसका अंधाधुंध दोहन किया गया, जैसे कि आज हम कर रहे हैं। धरती से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका अंधाधुंध दोहन किए, तब जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से करें, इस प्रकार से विवेकपूर्ण दोहन करें कि हम अपनी जरूरतें पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा के रख सकें। तो ये काम नहीं किए होंगे और इस कारण से सिंधु घाटी का पतन हो गया होगा और यहाँ के लोग धीरे धीरे इन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में पलायन कर गए। एक मत है, दूसरा है प्रशासनिक शिथिलता और रूढ़िवादिता। इस मत के अंतर्गत यह कहा जाता है कि धीरे धीरे सिंधु घाटी के लोग जो है वो इनोवेशन को छोड़ दिए और ये आलसी हो गए थे, कमजोर हो गए थे, नई बात नहीं सोचते थे और ये रूढ़िवादिता और प्रशासनिक शिथिलता ही सिंधु घाटी का पतन का कारण बना। क्योंकि उत्तरोत्तर सिंधु घाटी काल में देखा गया है कि जिस तरह के ईंटों का प्रयोग पहले होता था ठीक उसी प्रकार के ईंटों का प्रयोग अब भी हो रहा था और कई बार तो पुरानी ईंटों को ही मकान बनाने में प्रयोग किया गया। बाद के जो बर्तन मिले हैं तो बर्तन भी बिना चित्रकारी के थे और सादे बर्तन बनने लगे थे। प्रारंभिक सिंधु घाटी काल में जब यह उच्चतम स्तर पर था तो उस काल में जो बर्तन पर पेंटिंग्स किए जाते थे, जो चित्रकारी किए जाते थे, तो वो काफी आकर्षक होता था। परंतु बाद के जो बर्तन हैं वो सादे बनने लगे, चित्रकारी करना लोग छोड़ दिए। तो ये शिथिल हो गया है, ये रूढ़िवादी हो गए थे, ये इनोवेशन को छोड़ दिए थे, नई चीजों को खोज करना बंद कर दिए थे और लोग आलसी हो गए थे। तो इस कारण से धीरे धीरे यहाँ का वाणिज्य व्यापार में भारी गिरावट आया और लोगों को इन क्षेत्रों से मोहभंग हो गया और लोग दूसरे दूसरे पेशा को अपना लिए और यही लोग जाकर बाद में गांव में जाके बस गए, ऐसा माना जाता है। मार्शल जैसे विद्वान मानते हैं कि इसके लिए आर्थिक कारण जिम्मेवार रहे होंगे
और भारी मात्रा में वाणिज्य और व्यापार की गिरावट हुआ होगा। वाणिज्य और व्यापार की गिरावट हुआ होगा, क्योंकि यह व्यापार प्रधान सभ्यता था, इसलिए व्यापार के नष्ट हो जाने के कारण यहाँ के निवासी दूसरे जगह जाके खेती करने लगे। अब एक चौथा कारण की ओर चलते हैं। चौथा जो मत है वह है क्रमिक पतन और उत्तरजीविता। इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ना तो अचानक पतन हुआ है और ना ही पूरी तरह से पतन हुआ, और इसकी उत्तरजीविता आगे भी हम देख सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यह सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गया, बल्कि इनकी जो मुख्य विशेषता थी, नगरीय सभ्यता, नगर योजना, शांति मूलक सभ्यता, मनोरंजन, आमोद प्रमोद, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, इन विशेषताओं का पतन हुआ है। और यहां के लोग जाकर अलग अलग क्षेत्रों में बस गए और उत्तर सैंधवकालीन सभ्यताओं का निर्माण किया। जैसे यहां के निवासी ही बाद में जाकर चंदहुदड़ों के निकट झूकर झांगर संस्कृति का निर्माण। एक सैंधव उत्तरकालीन संस्कृति है एच कब्रिस्तान संस्कृति, जिसकी समानता जो है हड़प्पा से मिले 837 कब्रिस्तान से भी दिखाई पड़ता है। तो ये 1750 से लेकर 1400 बीसी तक के सभ्यता है, और यह स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ के लोगों की समानता जो है वो सैंधव काल से था। तो एच कब्रिस्तान संस्कृति, उसके बाद चमकीले लाल धूसर मृदवान संस्कृति, यानी यहाँ के निवासी ठीक मिलते जुलते बर्तन बाद में इन क्षेत्रों में, जो कठियावाड़ है, कच्छ क्षेत्र है, नवदा टोली है, मालवा है और आहर है, तो इन क्षेत्रों में जाकर ये लोग बस गए और चमकीले लाल धूसर मृदवान संस्कृति को जन्म दिया। उसके बाद गेरुवर्णी मृदवान संस्कृति, ये गंगा जमुना दोआब के क्षेत्र में पाया गया। फिर है चित्रित धूसर मृदवान संस्कृति, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो ऊपरी गंगा घाटी कहा जाता है, अपर गंगा बेसिन, वहां पर यह विकसित हुई। और उसके बाद बाड़ा संस्कृति, जो कि पंजाब में विकसित हुई। इसके अतिरिक्त आप देखिए गंगा घाटी ताम्र निधि संस्कृति, जो कि ऊपरी गंगा घाटी से लेकर गंगा जमुना दोआब तक विकसित हुई। इस मत के प्रतिपादक थे बीबी लाल, अमलानंद घोष और रामशरण शर्मा। इन विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक पतन नहीं हुआ, ये क्रमशः धीरे धीरे यहाँ के लोग पलायन करते गए और अनेक अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। और अब तक जितने भी कारण हमने पढ़ा है, हो सकता है कि उससे कुछ अलग कारण भी रहा हो, या यह भी हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में इन सभी कारणों का अलग अलग स्थान विशेष पर अलग अलग कारण जिम्मेदार रहे होंगे। जैसे कि मोहनजोदड़ो में हो सकता है कि बाढ़ आया हो, लोथल में आग लगा हो, हड़प्पा सूखा से प्रभावित हो गया हो, कहीं पर भूकंप भी आया होगा, कहीं महामारी फैला होगा। तो ये अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, परंतु इतना तो एक बात तय है कि इस सभ्यता का पूरी तरह से समाप्ति की बात को हम नकार सकते हैं, क्योंकि जो उत्तर सैंधवकालीन संस्कृतियां विकसित हुई उसमें कुछ ना कुछ समानता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से थी। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह पतन मानना भूल होगा। यह आज भी जीवित है और इनके कई तथ्य, कई विशेषताएं आज भी हिंदू संस्कृति का अंग बन गया है। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। आज बस इतना ही रहने देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पर एक प्रश्नोत्तरी, जितने भी इसके प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और उसका उत्तर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।